सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी को बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ही आज मैं आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो आज हम इसे जो हमारा पेपर है ये आप देख पा रहे होंगे, और ये जो पेपर है ये हमारा पिछले ईयर का ही पेपर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 2022 का ही पेपर है। और इसमें जो हमारे यहाँ पे श्लोक पूछा गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि श्लोक जो कि देखने को मिलेगा ही। तो चलिए इसे आसान तरीके से इसके श्लोक को हम यहाँ पे संदर्भ सहित और इसके अनुवाद को आसान तरीके से देख लेते हैं, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ भी जाए तो आप इसे इजीली क्लियर कर पाएँ। तो आइए इसे आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपका 7 नंबर जो है वो कहीं भी जाए ना। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दिया गया हमारा ख वाले में कि दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ, ठीक है, संदर्भ और हिंदी, ठीक है, में अनुवाद कीजिए। मतलब कि इनका संदर्भ लिखना है, ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसे कैसे करना है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसके संदर्भ आपको कैसे लिखना है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए संदर्भ को आपको कैसे लिखना है उसको आप देख लीजिए। चलिए इसे हम बात कर लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए हमने यहाँ पे बोर्ड की कॉपी जो ली है, ठीक है, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से भरने के लिए दिया होता है। मैंने आपको यहाँ पे केवल लिखने के लिए बताया है। ठीक है, तो देखिए आपको इसको लिखना कैसे है। मान लीजिए कि आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप उसे लिखेंगे कैसे उसको आप समझ लीजिए। तो अब देखिए इसमें आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका मतलब कि कौन सा क्वेश्चन है पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए। यहाँ पे खंड ख का है हमारा 8वां का, यहाँ पे कौन सा है तो इसको आप देख लीजिए। ये हमारा 8वां का है ख वाला। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप कि प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर, यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड ख डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे खंड ख देख लीजिए, खंड खंड ख। ठीक है, आपको ऐसे जो कि बोर्ड एग्जाम में खंड ख लिख लेना है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपकी जो कि लाइनिंग नहीं खींची होगी। ठीक है, तो आप उसको लाइनिंग जो कि खींच लीजिए। चलिए हम यहाँ पे देसी जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस प्रकार से लाइनिंग जो कि स्केच से नहीं खींचनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे पेन से खींचनी है। ठीक है, आप मतलब कि ये काली पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि यहाँ पे 8वां का दिया गया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक है, स्केच से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8। तो यहाँ पे आप डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। और 8 का कौन सा है हमारा, तो यहाँ में ख वाला है। ठीक है, 8 का ख। ठीक है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे जो कि डाल देना है। ओके, इतना क्लियर। अब देख लीजिए, इतना आपको काम करने के बाद उसके बाद आपको इतना करके अब जो भी हमारे यहाँ पे मतलब प्रश्न दिया होगा, मतलब कि आप अथवा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अथवा भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब अथवा नहीं कर रहे हैं तो आपको इसी को डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक करके हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिएगा। यहाँ पे उत्तर उत्तर। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है, संदर्भ। देखिए यहाँ पे लिखना है ससंदर्भ आपको कहा गया है। ठीक है, संदर्भ। ठीक है, आपको संदर्भ इस प्रकार से लिख करके कर देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको लिखना है संदर्भ, तो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत यहाँ पे श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत यहाँ पे आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लगा दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है।
ठीक है, इतना आपको केवल यहाँ पे लिखना है और इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे संदर्भ जो है वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा इसके से इस तरह अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको स्केल से करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसके अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो कि इतना काम हो जाएगा। तो ये आपका संदर्भ हो गया। और जो मैं इसके आगे आपको यहाँ पे अनुवाद इसका बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे डालना क्या है, अनुवाद। ठीक है, अनुवाद। ठीक है, आपको देखिए अब भाई नीचे यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बचा रहे ना, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको उस साइड से लिखना है। ठीक है, आपको ये छोड़ देना है, आपको उधर से लिखना है अनुवाद, और फिर मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिखते चले जाना है बस, और कुछ भी इसमें करना नहीं है। तो आपको संदर्भ पता चल गया, अनुवाद आप लिख देंगे, आपको यहाँ पे 7 नंबर आपको इसमें जो है वो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इसमें कोई भी नंबर काटेगा नहीं। ठीक है, तो इतना काम आप कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अनुवाद को भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो संदर्भ है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद से यहाँ पे चलिए इसको अनुवाद कर देख लेते हैं। तो देखिए श्लोक क्या है हमारा, न च अर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रार्तिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसका जो अर्थ होगा वो आपको यहाँ पे नीचे से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो नीचे वाला एक लाइन है इसको आप सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखिएगा आप कि विद्याधनम, ठीक है, सर्वधनम प्रधानम, मतलब कि जो विद्या का धन होता है, ठीक है, क्या होता है, विद्या का धन होता है वो सभी धनों में, सर्वधनम, ठीक है, सभी धनों में क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। तो विद्या का जो धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है। ठीक है, ये देखिए आपको सबसे पहले इसको लिखना है, नहीं तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर शुरू से अगर आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको यहाँ पे पहले लास्ट में लिख लेना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए। ठीक है, उसके बाद से आपको इसको करना है। तो क्या है हमारे यहाँ पे, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, मतलब कि न तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, यहाँ पे चौरहार्यम दिए गए हैं, यहाँ पे न तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही इसे राजा के द्वारा, ठीक है, या फिर राजहार्यम मतलब कि राजा के द्वारा हारा जा सकता है, या फिर राजा के द्वारा उसे लिया जा सकता है या फिर छीना जा सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिएगा, न तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही इसे राजा के द्वारा छीना जा सकता है या फिर लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से हमारे दिए गए यहाँ पे न भ्रार्तिभाज्यम न च भारकारी। ठीक है, न तो इसे भ्रार्तिभाज्यम, इसका मतलब क्या है कि इसे न तो इसे भाई के द्वारा, मतलब भाई भाई के द्वारा जैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, न तो इसे भाई के द्वारा अलग किया जा सकता है और न ही इसे इसमें कोई भार है, मतलब भारकारी। ठीक है, न ही इसमें कोई भार है और न ही इसे भाई के द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे भाई भाई में मतलब कि अलग हो जाते हैं भाई भाई, वैसे हमारे यहाँ पे न भ्रार्तिभाज्यम मतलब कि इसे भाई के द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है और न ही इसमें कोई भार है। ठीक है, तो ये आपको इतना लिख देना है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। उसके बाद से हमारे यहाँ दिया गया कि व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, मतलब कि खर्च करना। ठीक है, व्यय करना, और यहाँ पे कृते वर्धते मतलब कि जितना आप इसे खर्च करते हैं। ठीक है, नित्य मतलब कि रोज रोज जितना आप इसे खर्च करते हैं उतना ही वर्धते मतलब क्या होता है, बढ़ता है। मतलब जो विद्या होता है उसको जितना ही आप दूसरों के मतलब किसी को बताएंगे या फिर खर्च करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका ज्ञान जो होगा वो बढ़ेगा, आपकी विद्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको ऐसे लिख देना है कि विद्या का जो धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है और न तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही इसे राजा के द्वारा हारा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे न तो इसे भाई के द्वारा अलग किया जा सकता है और न ही इसे इसमें कोई भार है। ठीक है, और इसे जितना हम व्यय करते हैं उतना ही क्या होता है, नित्य बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अथवाल को देख लेते हैं हम इसको। तो देखिए इसमें क्या है, इसको बहुत ही इजीली समझ लेते हैं। देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्युभ्य नास्ति ऐसा कृतितमो क्वचित। तो अब इसको देख लीजिए क्या होगा। तो अब इसका अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे जयंती ते महाभागा मतलब कि महाभागा मतलब क्या होता है कि जो महाभाग्यशाली लोग होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जय हो। जन सेवा परायणा, जो जन की मतलब कि लोगों की, ठीक है, जन मतलब होता है लोग, सेवा में मतलब कि परायणा मतलब कि हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जन की सेवा में, लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, वे महाभागा मतलब कि वे महाभाग्यशाली लोगों की क्या हो, जय हो। ठीक, मतलब कि ऐसे लोग जो जन की सेवा में लगे होते हैं उनकी क्या हो, जयंती मतलब कि जय हो। ठीक है, उन्हें जरा मृत्युभ्य नास्ति ऐसा, मतलब जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है, मतलब कि देहावसान। ठीक है, न तो उन्हें बुढ़ापा का भय होता है और न ही उन्हें मृत्यु का भय होता है। ठीक है, न जो भी मतलब कि जो लोग लगे रहते हैं मतलब दूसरों की सेवा करने में या फिर दूसरों की भलाई करने में, उन्हें न तो जरा मतलब कि बुढ़ापा का डर होता है और न ही उन्हें मृत्यु का डर होता है। ठीक है,
उन्हें बुढ़ापा और मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी क्या होती है, कीर्ति रूपी शरीर में, मतलब यहाँ पे दिया है कीर्ति तमो, ठीक है, मतलब कीर्ति रूपी शरीर से, ठीक है, वो हर समय क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। मतलब कि वह कीर्ति रूपी शरीर से हर समय जीवित रहते हैं। उन्हें न तो जरा मतलब कि बुढ़ापा का भय होता है और न ही उन्हें मृत्यु का भय होता है। उनके वो जो मतलब कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अपने कीर्ति रूपी शरीर से हमेशा क्या करता है, जीवित रहता है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे लिख देना है और ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इतना ही आपको अनुवाद केवल लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपका यहाँ पे 7 नंबर काम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ इजीली क्लियर हो गए होंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।